गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिवम मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रा आईएएस के इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग यूपी स्पेशल आरओ के एग्जाम में जो यूपी स्पेशल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आज का जो सेशन है आप लोगों का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग आज उत्तर प्रदेश जो विशेष है जहां से यूपी पीसीएस आरओ 2023 में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सब क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने यूपी स्पेशल का ये सेशन। जो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है इस सेशन में, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे, यानी जो अवध जो प्रांत था मध्यकालीन भारत के दौरान जो स्टैब्लिश हुआ था लेटर मुगल पीरियड में 1722 ईस्वी के दौरान। और इस अवध के अंतिम नवाब के बारे में यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो जो अवध के अंतिम नवाब है वो थे वाजिद अली शाह। यहां पर जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अवध के अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। अब अगर मैं अवध प्रांत के बारे में अगर बात करूं कि जो अवध प्रांत है, अवध जो प्रोविंस है, इसको स्टैब्लिश किसने किया था, तो 1722 ईस्वी के दौरान जो अवध प्रांत है वो अवध के नवाब सआदत खां, जो पहले नवाब थे सआदत खां के द्वारा अवध प्रांत की स्थापना की गई थी। अब अगर ऑप्शन में सआदत खां आता है और या फिर इनको एक और नाम से जानते हैं और वो नाम इनका है बुरहान उल मुल्क। क्या नाम है, बुरहान उल मुल्क। तो अगर ऑप्शन में बुरहान उल मुल्क भी लिख करके आ जाता है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, यानी अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो नवाब ऑफ अवध सआदत खां इस्टेब्लिश्ड अवध एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1722। और इस समय अगर पूछा जाए आप लोगों से कि 1722 के दौरान जब अवध को इस्टेब्लिश किया गया उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे, तो उस समय मुगल एम्परर के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो मुगल एम्परर का नाम याद रखेंगे कि उस समय भारत के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे। कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला का नाम आप लोग याद रखेंगे कि जब अवध की स्थापना हुई तो उस समय अवध के जो उस समय मुगल बादशाह थे वो मोहम्मद शाह रंगीला थे और अवध के पहले नवाब सआदत खां थे जिन्होंने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद जो अवध के नवाब हैं वो 1739 से लेकर के और 1754 के बीच में कौन रहे हैं, सफदरजंग। और सफदरजंग के बाद जो उनके अगले सक्सेसर बने, जो अगले उत्तराधिकारी बने 1754 से लेकर के और 1775 ईस्वी के बीच में, वो थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला के समय में ही हम लोग बैटल ऑफ बक्सर और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में पढ़ते हैं। और शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के जो नवाब मीर कासिम थे, इनकी संयुक्त सेना को अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली सेना ने पराजित कर दिया था। ठीक है, तो शुजाउद्दौला के समय यह महत्वपूर्ण घटना हुई थी। इसके बाद 1775 ईस्वी से लेकर के और 1797 ईस्वी के बीच में अवध के नवाब कौन थे, आसफुद्दौला। और जब अवध प्रांत की स्थापना हुई थी तो उस समय जो अवध की राजधानी थी वो कहां पर थी, फैजाबाद। लेकिन कभी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ किसने स्थानांतरित किया था, तो अवध की राजधानी को फैजाबाद से जो लखनऊ है वो किसने ट्रांसफर किया था, अवध के नवाब आसफुद्दौला ने। किसने, अवध के नवाब आसफुद्दौला के द्वारा ट्रांसफर किया गया था। और अवध के नवाब आसफुद्दौला को लखनऊ का मॉडर्न फाउंडर भी माना जाता है। लखनऊ के संस्थापक के रूप में भी किसको माना जाता है, अवध के नवाब आसफुद्दौला को। और इन्हीं के समय अवध प्रांत की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हुई थी। 1784 में लखनऊ में एक इमारत जिसको हम लोग इमाम बाड़ा कहते हैं, इस इमाम बाड़े का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये अवध के नवाब आसफुद्दौला के द्वारा करवाया गया था। इस इमाम बाड़े के वास्तुकार का नाम अगर कभी आप लोगों से पूछा जाए कि इसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो नाम याद रखेंगे आप लोग किफायतुल्लाह का।
इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? किफायतुल्लाह। तो यहां पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे कि अवध के अंतिम नवाब का नाम वाजिद अली शाह और अवध के फाउंडर सादत खां थे। और वाजिद अली शाह जो अवध के अंतिम नवाब थे, इन्हीं के समय 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन को आधार बनाकर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। और इसी के परिणाम स्वरूप जब अवध को मर्ज कर लिया गया मिस एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा करके, तो इसके बाद 4 जून 1857 को लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में क्रांति हुई थी और उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। ओके, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, 1858 में इलाहाबाद के किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को भारत पर नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया आयोजित की गई थी? ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस आरओ की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे कि 1858 का जो महारानी विक्टोरिया का जो डिक्लेरेशन था उसको निम्नलिखित में से किस पार्क में पढ़ा गया था? तो ये जो डिक्लेरेशन है, महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो 1858 में, याद रखेंगे आप लोग कि ये जो डिक्लेरेशन है ये घोषणा पत्र मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा गया था। और इसको पढ़ा किसने था? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इनके द्वारा ये घोषणा पत्र पढ़ा गया था। तो लॉर्ड मिंटो के बारे में यहां पर याद रखेंगे कि ये जो पार्क है मिंटो पार्क, यहीं पर मिंटो पार्क में ये जो घोषणा है 1858 की महारानी विक्टोरिया की, ये पढ़ी गई थी वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और इसी 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और भारत की पूरी पावर ट्रांसफर हो गई थी किसके पास में? ब्रिटिश क्राउन के पास में। और साथ ही साथ भारत के जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनकी भी सत्ता भारत से खत्म हो गई थी। भारत पर पूरी तरह से कंट्रोल अब किसका हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, इसके बाद अल्फ्रेड पार्क के बारे में याद रखेंगे आप लोग कि अल्फ्रेड पार्क जो है वो चंद्रशेखर आजाद की यहीं पर डेथ हुई थी। तो अल्फ्रेड पार्क के बारे में याद रखेंगे। और चंद्रशेखर आजाद भारत के एक महान क्रांतिकारी नेता थे और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ही भारत के जो क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण है, जिसमें हम लोग HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठनों के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में, तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद के रोल के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये अल्फ्रेड पार्क याद रखेंगे। और मिंटो पार्क में ये 1858 के जो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है ये पढ़ा गया था। तो जो क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि 1858 में इलाहाबाद के किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को भारत पर नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया आयोजित की गई थी? तो ये कहां पर आयोजित हुआ था? मिंटो पार्क में। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जनरली हम लोगों के दिमाग में अल्फ्रेड पार्क बना रहता है, लेकिन अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की डेथ हुई थी, वहीं पर उन्होंने गोली मार ली थी। तो वहां पर मिंटो पार्क जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप लोग एक चीज और याद रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद का एक स्टेटमेंट भी है जो हम लोगों को अपनी लाइफ में सिखाता भी है, हम लोगों को एक सीख प्रदान करता है कि डोंट सी अदर्स डूइंग बेटर देन यू, डोंट सी अदर्स डूइंग बेटर देन यू, बीट योर ओन रिकॉर्ड्स बिकॉज द सक्सेस इज ए फाइट बिटवीन यू एंड योर सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी जब हम लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगी तो वहां पर हम लोग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया सेकेंड फेज को जब कवर करेंगे तो वहां पर हम लोग चंद्रशेखर आजाद के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है कि 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
पहले लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी पहली बार जब लखनऊ में 1899 में अधिवेशन आयोजित किया गया तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश चंद्र दत्त जो है ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 1899 का जो लखनऊ अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त के द्वारा की गई थी। पहली बार लखनऊ में सेशन आयोजित हुआ था। ओके, इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अगर मैं बात करूं तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया तो इसके विरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा स्वदेशी मूवमेंट आयोजित किया गया था। और इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 ईस्वी में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था बनारस में, और इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और इसी बनारस अधिवेशन में बहिष्कार से संबंधित प्रस्ताव, बायकॉट से संबंधित जो प्रपोजल था वो बहिष्कार से संबंधित प्रस्ताव इसी कांग्रेस के अधिवेशन में रखा गया था। और कभी भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो बायकॉट का प्रपोजल है वो सबसे पहली बार किसने रखा था, तो नाम याद रखेंगे आप लोग, के मित्रा का नाम, कृष्ण कुमार मित्रा का नाम याद रखेंगे आप लोग। और कृष्ण कुमार मित्रा की एक पत्रिका थी जिसका नाम था संजीवनी, और इसी पत्रिका में उन्होंने बहिष्कार का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था। तो यानी बहिष्कार का जो प्रस्ताव है, बायकॉट का जो प्रपोजल है वो सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा रखा गया था, तो के मित्रा का नाम। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था, तो 1905 बनारस सेशन जिसको गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक अधिवेशन हुआ था और वो अधिवेशन हुआ था पूना में। कब हुआ था? 1895 में। और 1895 में पूना अधिवेशन जो आयोजित हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो नाम याद रखेंगे आप लोग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। आनंद मोहन बोस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आनंद मोहन बोस के द्वारा कांग्रेस का एक अधिवेशन 1898 में हुआ था, 1898 में, और यह अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था। और इस मद्रास अधिवेशन को प्रिसाइड किसने किया था? इस मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने की थी। तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं, कब कब इन नेताओं ने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया है, तो यहां पर आप लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, रमेश चंद्र दत्त यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? वही क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया था कि अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, यानी जो अवध प्रांत था उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में किसने स्टैब्लिश किया था, तो याद रखेंगे यहां पर जो आप लोगों का ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सादत खां के द्वारा अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और सादत खां को मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर कभी ऑप्शन में ये लिख करके आ जाए तो इसको आप लोगों को भूलना नहीं है। 1722 से लेकर के और 1739 तक अवध के नवाब कौन रहे हैं? सादत खां। और सादत खां के समय में ही ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, जिसने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था, यानी जब 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ उस समय अवध के नवाब कौन थे, तो याद रखेंगे उस समय अवध के नवाब थे सादत खां। और भारत के मुगल बादशाह कौन थे, तो उस समय भारत के मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला। कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला, यानी भारत के मुगल बादशाह उस समय कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है
कि तख्ते ताउस पर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखेंगे कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन इस मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, अगर ये कभी आप लोगों से पूछा जाता है तो इस मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखेंगे। ओके, बाकी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो सादत खां। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, यानी जो उत्तर प्रदेश है इसको वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। पहला जो आप लोगों का ऑप्शन है महर्षि देश, सप्तर्षि देश, ऋषि देश और बृहर्षि देश। इन चार ऑप्शंस में से आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो यहां पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहर्षि देश के नाम से जाना जाता था। किसको, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। जो भारत में नेशनल वाटरवेज हैं उसमें जो नेशनल वाटरवे जो फर्स्ट है वो किस नदी को, यानी कौन सी ऐसी नदी है जो नेशनल वाटरवेज 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं नेशनल वाटरवेज के बारे में अगर बात करूं तो जो नेशनल वाटरवे 1 है, नेशनल वाटरवे जो 1 है ये इलाहाबाद से लेकर और हल्दिया के बीच में अवस्थित है, यानी इलाहाबाद से और हल्दिया तक गंगा नदी पर। और इसके बाद नेशनल वाटरवे जब 2 की मैं बात करता हूं तो जो नेशनल वाटरवे 2 है, जो दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये सदिया से लेकर के और धुबरी के बीच में अवस्थित है। और ये किस पर बना हुआ है, ये ब्रह्मपुत्र नदी से होकर के ये जो नेशनल वाटरवे है ये जाता है। इसके बाद में जो अगला जो नेशनल वाटरवे नंबर जो 3 है उसको आप लोग याद रखेंगे कि नेशनल वाटरवे जो 3 है उसको कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में ये जो नेशनल वाटरवे 3 है इसको आप लोग याद रखेंगे, कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में ये जो नेशनल वाटरवे है ये अवस्थित है। ठीक है, तो ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग हैं जिनको आप लोग याद रखेंगे। और ये जो नेशनल वाटरवे 1 है ये गंगा नदी से होकर के गुजरता है, गंगा नदी से होकर के गुजरता है, इलाहाबाद से और हल्दिया के बीच में अवस्थित है ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा नदी यहां पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है कि जो सैयद सालार मेला है वो कहां पर आयोजित किया जाता है। सैयद सालार मेला कहां पर आयोजित किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी स्पेशल में, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बहराइच जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी का एक जिला है बहराइच, वहीं पर सैयद सालार मेला जो है आयोजित किया जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सैयद सालार जो मेला है वो बहराइच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि अवध किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जो अवध किसान सभा है वो किसके नेतृत्व में गठित की गई थी, तो यहां पर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए है यानी बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन, अवध किसान सभा जो है वो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में इस्टेब्लिश की गई थी 1920 ईस्वी के दौरान। इसको आप लोग याद रखेंगे। लेकिन यहीं पर एक किसान सभा और बनी थी। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए
कि उत्तर प्रदेश किसान सभा, जो उत्तर प्रदेश किसान सभा है, इसका गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 ईस्वी के दौरान गौरी शंकर मिश्र, इस बार आप लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर उठा करके देख लीजिए, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गौरी शंकर मिश्र और इसके बाद इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के द्वारा मिलकर के ये जो उत्तर प्रदेश किसान सभा है ये गठित की गई थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश किसान सभा जब भी आप लोगों से पूछी जाए तो वहां पर 1918 करेक्ट आंसर होगा। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने मिलकर के 1918 में प्रतापगढ़ में जो उत्तर प्रदेश किसान सभा है उसका गठन किया था। इसके बाद जो अवध किसान सभा है 1920 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, अवध किसान सभा, और इसका गठन बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहां पर नाम याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। यूपी किसान सभा जो है वो 1918 में इस्टेब्लिश हुई थी, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सहजानंद सरस्वती के बारे में भी याद रखेंगे कि 1936 के टाइम पीरियड में एक अखिल भारतीय किसान सभा बनी थी बिहार में, अखिल भारतीय किसान सभा। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसके अध्यक्ष का नाम अगर कभी पूछा जाता है तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। तो यहां पर आप लोग नाम याद रखेंगे सहजानंद सरस्वती का। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र, जिनके नेतृत्व में अवध में किसान सभा 1920 के दौरान इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहां पर अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा कि जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, कानपुर में अवस्थित है। यानी डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहां पर अवस्थित है? तो कानपुर जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उसका नाम आप लोग याद रखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ऑप्शन नंबर जो बी है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है इसके बारे में अगर बात करें तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ये कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी 1887 ईस्वी के दौरान। 1887 में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। और अगर कभी पूछा जाए इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो इसकी जो स्थापना है उसको आप लोग याद रखेंगे कि विलियम म्योर के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1887 ईस्वी के दौरान। ठीक है, इसके बाद जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी के दौरान मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। एनी बेसेंट ने भी इसमें अपना सहयोग प्रदान किया था। तो एनी बेसेंट का भी नाम आप लोग याद रखेंगे। एनी बेसेंट की दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वहां पर आप लोग नाम याद रखेंगे
सरोजनी नायडू का, जिन्होंने 1925 के कमलपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो एनी बेसेंट से रिलेटेड ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसको किसने प्रिसाइड किया था? एनी बेसेंट ने। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, बट इंडियंस नहीं थी, ये आयरिश लेडी थी। तो इसलिए जब भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो वहां पर आप लोग नाम सरोजनी नायडू का ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। ओके। जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है मेरठ में, ये 1965 के टाइम पीरियड में स्टैब्लिश किया गया था। और जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, इसकी नींव तो 19वीं शताब्दी के दौरान ही रख दी गई थी, लेकिन फाइनली 1920 के दौरान ये जो यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, 1920 ईस्वी के दौरान प्रॉपर तरीके से अस्तित्व में आई थी। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, लखनऊ विश्वविद्यालय। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक, जिसकी स्थापना विलियम म्योर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो यहां पर याद रखेंगे आप लोग कि जो गोमती नदी है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, यहां पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर एक झील अवस्थित है जिसका नाम है फुलहर झील। क्या नाम है? फुलहर झील। यहां से ये नदी निकलती है और यूपी का जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में कैथी नामक स्थान पर, जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में एक स्थान है जिसका नाम है कैथी, और इसी स्थान पर जाकर के ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे ही एक मंदिर अवस्थित है जिसको आप लोग याद रखेंगे, मार्कंडेय महादेव मंदिर। मार्कंडेय महादेव मंदिर कहां पर अवस्थित है? इसी गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और गोमती नदी कहां से निकलती है? तो पीलीभीत से निकलती है, फुलहर झील से ये नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी है, इसकी जो स्थापना है ये 1962 में 1962 ईस्वी के दौरान की गई थी। और ऑप्शन नंबर ए जो है, यहां पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, तो यहां पर डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम याद रखेंगे, जो इसके पहले अध्यक्ष थे। 1962 में जो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी है वो स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किस जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो यहां पर आप लोगों के जो ऑप्शंस हैं, ऋषभदेव, अजितनाथ, सुमतिनाथ और जो लास्ट ऑप्शन है वो है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर आप लोगों का है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभदेव जी का भी जन्म अयोध्या में हुआ था, अजितनाथ जी का भी जन्म कहां पर हुआ था? अयोध्या में। और सुमतनाथ का भी जन्म कहां पर हुआ था? साकेतपुरी अयोध्या में। ठीक है, अब मैं अगर जैन तीर्थंकरों के बारे में अगर बात करूं तो जैन धर्म के अंतर्गत कुल हम लोग 24 तीर्थंकरों का नाम पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है तो वास्तविक संस्थापक याद रखेंगे कौन है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह अगर कभी पूछा जाए आप लोगों से, इनका सिंबल क्या था? तो इनका सिंबल था बैल या वृषभ। ठीक है, अजितनाथ के सिंबल के बारे में अगर पूछा जाए कभी तो इनका सिंबल था हाथी, दूसरे तीर्थंकर थे। अजितनाथ के बाद अगले जो तीर्थंकर बने वो थे संभवनाथ, और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? अश्व यानी घोड़ा। ठीक है, इसके बाद सुमतनाथ का अगर कभी पूछा जाए तो सुमतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो लाल हंस, क्या है?
हंस जो है वो इनका प्रतीक चिन्ह है, इनका सिंबल है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर एक तीर्थंकर है जिनका नाम था नेमिनाथ, क्या नाम था? नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है उसको आप लोग याद रखेंगे कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है संघ। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, इनका अगर कभी प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो वो आप लोग याद रखेंगे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? सिंह था। तो ये आप लोग याद रखेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किन जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था? तो यहाँ पर ऋषभदेव, अजितनाथ, सुमतनाथ, तीनों का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश में भारत खंडे संगीत संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो ये क्वेश्चन सबसे इजी है। तो यहां पर जो आप लोगों का राइट आंसर है ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। अब मैं अगर इस संगीत संस्थान की अगर मैं बात करूं कि जो उत्तर प्रदेश भारत खंडे संगीत संस्थान है ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो याद रखेंगे कि ये जो संगीत संस्थान है ये 1926 ईस्वी के दौरान लखनऊ में इस्टेब्लिश किया गया था। पंडित विष्णु भारत खंडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पंडित विष्णु भारत खंडे के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इन्हीं के नाम पर इनका जो ये जो नाम है ये भारत खंडे जो संगीत संस्थान रखा गया है। इसमें दो व्यक्तियों ने और योगदान प्रदान किया था, तो उनका नाम आप लोग याद रखेंगे, उमानाथ बाली। क्या नाम था? उमानाथ बाली। और साथ ही साथ एक व्यक्ति और है जिनका नाम था राय राजेश्वर बाली। क्या नाम था? राय राजेश्वर बाली। इन्होंने भी इसमें अपना योगदान प्रदान किया था। तो जो उत्तर प्रदेश में भारत खंडे संगीत संस्थान है 1926 ईस्वी के दौरान पंडित विष्णु भारत खंडे के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। उमानाथ बाली तथा राय राजेश्वर बाली के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया था और लखनऊ में ये 1926 में स्टैब्लिश हुआ था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है लखनऊ आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि यूनेस्को के मूर्त विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से स्मारक शामिल हैं? तो यहां पर आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन से स्मारक शामिल हैं। यहां पर ताजमहल जो है, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। तो यहां पर आप लोगों को जो ये क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ओके, जो ऑप्शन नंबर डी है यहां पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ताजमहल है ये शामिल है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में। और इसको बनवाया किसके द्वारा गया था? तो ये मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। 1632 के टाइम पीरियड में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और फाइनली 1653 तक ये जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। और इसके वास्तुकार का अगर कभी नाम पूछा जाए तो इसके जो वास्तुकार हैं वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इसके वास्तुकार हैं। आगरा का जो किला है ये मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बनवाया गया था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी जो है 1571 ईस्वी के दौरान फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी मुगल बादशाह अकबर के द्वारा की गई थी और अकबर ने 1571 और से 1585 ईस्वी के बीच में फतेहपुर सीकरी को मुगल अंपायर की कैपिटल के रूप में भी स्टैब्लिश किया था। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर बाइंड अप करते हैं। इसके बाद की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी स्पेशल के जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के यूपी पीएसएस आरओ 2023 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। आज की क्लास उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज से जो हम लोगों का यूपी पीसीएस आरओ 2023 के लिए चंद्रा आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर जो
कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो सेशन चल रहा है, इसको आप सभी लोग देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि आप लोग अगर रेगुलर हमारे सेशन को करेंगे, मेरा दावा है कि आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करके आएंगे यूपी पीसीएस आरओआरओ 2023 के प्रीलिम्स में। ठीक है, और यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल पर हम लोग मेंस की प्रिपरेशन भी आप लोगों को करवाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए चंद्रा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू एवरीवन।